सुप्रभात बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को भारत माता पाठ पढ़ाया था और उसके बाद फिर समास का पाठ। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ जो कि एक निबंध है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस निबंध का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अवगत अवश्य होंगे। फिर भी हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में या इनका जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका कार्य किस प्रकार का रहा है, उसको देखेंगे और बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए देखते हैं अंबेडकर जी का जीवन परिचय। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और आप लोग शायद बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि इनका जन्म कब और कहां हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा हमारा था, जो संविधान लिखने की जो शुरुआत हुई, तो उसका जो प्रारूप समिति था उसके ये अध्यक्ष थे। इसीलिए इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे और इनका जन्म कब हुआ ये भी आप ध्यान में रखेंगे। संविधान का जनक, संविधान निर्माता, इन नामों से इनको बुलाया जाता है। कह रहा है कि महान विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं समाज सुधारक, यानी कि ये सारे गुण इनमें विद्यमान थे। ये सिर्फ एक शिक्षाविद ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक और अर्थशास्त्री, ये सारे गुण इनमें मौजूद था। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। और अंबेडकर जी का जन्म मैंने पहले ही बताया 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। ये आप लोगों को याद ही रखना है। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए या किसी भी परीक्षा में पूछ ली जाती है तो आप ये बता सकते हैं। शिक्षा एवं व्यक्तित्व इनका कैसा रहा, तो शिक्षा के लिए इनको बड़ौदा नरेश से स्कॉलरशिप मिला और उसके बदौलत ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए। सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका गए, उसके बाद फिर वहां से लंदन में गए और वहां पढ़ाई की इन्होंने। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या क्या कार्य किया आप सबों को पता ही है। समाज के लिए कितना बड़ा बड़ा कार्य किया इन्होंने। सबसे ज्यादा हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग थे, जिनको समाज में वंचित रखा गया था, जैसे हमारे समाज के दलित वर्ग और महिलाएं, इनके अधिकारों के लिए इन्होंने हमेशा से संघर्ष किया। और संविधान में इस चीज को आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने संविधान में सभी के हक की बात की है, समानता की बात की है। और जब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो इस पाठ में भी ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। आगे देखते हैं कि अंबेडकर जी जो थे ये 3 व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावित थे और इनके जीवन में उन तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वे थे भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, कबीर दास और ज्योतिबा फुले। आप इनका अध्ययन भी कर सकते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो अंबेडकर का व्यक्तित्व है वो ऐसा क्यों रहा। ये इनका जो इनके ऊपर जो प्रभाव था, इनका जो चिंतन था, इनका जो दर्शन था, इन्हीं 3 व्यक्तियों से प्रेरित था, प्रभावित था। तो आप याद रख सकते हैं, इस बार परीक्षा में भी पूछी गई थी कि अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रमुख प्रेरक कौन हैं। तो पहले गौतम बुद्ध, कबीर दास और तीसरे ज्योतिबा फुले जी। कह रहे सामाजिक योगदान इन्होंने क्या क्या दिया।
कर अछूतों, महिलाओं एवं मजदूरों के अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया। सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का समर्थन किया इन्होंने और उसके लिए भी संघर्ष किया। भारतीय समाज में जो जाति भेद था उसको समाप्त करने का प्रयास किया और इस चीज को आप देख सकते हैं संविधान में जो हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला है उसमें आप देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। आगे देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमारी पुस्तक में दी गई है, इन रचनाओं का नाम आप देख सकते हैं। यहां पर जो रचनाएं दी गई बिंदुवार तरीके से, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। पहला है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का उन्मूलन, जाति को समाप्त करना। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी कि भारत में जातिवाद, उसका मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है, उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस पुस्तक में देखने को मिल सकता है। हु आर शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे। द अनटचेबल्स, हु आर दे, यानी कि अछूत कौन है और वे कौन है, मतलब अछूत और वे कौन है, इस पुस्तक का नाम है। अगला है बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी कि बुद्ध और उनका धम्म। अगला पुस्तक है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। अगला है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स और एक पुस्तक है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, यानी कि भारतीय नारी का उत्थान एवं पतन किस प्रकार से हुआ है हमारे समाज में, भारतीय समाज में, उसके ऊपर यह पुस्तक है। आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनका जीवन किस प्रकार से रहा है, किस चीज के पक्षधर रहे हैं, आपको समझ में आने लगेंगे अम्बेडकर। तरह हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, इनकी रचनाओं को भारत सरकार के द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है और उसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय और 21 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। इस पाठ में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या अध्ययन करना है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहां जो ये पाठ दिया गया है, ये वास्तविकता में एक भाषण था जो कि लाहौर में 1936 ईस्वी में देना था। एक सम्मेलन होना था, जाति पाति तोड़क मंडल का एक अधिवेशन होना था, उसकी अध्यक्षता करने के लिए अंबेडकर जी ने इस भाषण को तैयार किया था। लेकिन किसी कारणवश उग्रता न फैल जाए, समाज में भगदड़ न मच जाए, इस कारण से उस जो सम्मेलन था उस सम्मेलन को क्या किया, स्थगित कर दिया गया और इसके बाद इन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन करवाया। चूंकि यह भाषण अंग्रेजी भाषा में था तो इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो ललाई सिंह यादव जी ने किया है और यही पाठ हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। ये पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये मुख्य रूप से लिया गया है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पुस्तक का नाम है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का अंश है जो हम लोगों को यहाँ छोटा सा अंश पढ़ना है, तैयार करना है। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हैं कि इस पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो आप याद रख सकते हैं ललाई सिंह यादव जी के द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया और उस रूपांतरण का नाम है जाति भेद का उच्छेद। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद। अब इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि 1936 में लाहौर में एक सम्मेलन होना था, उसमें भाषण देने के लिए इन्होंने तैयार किया था इस भाषण को, जो कि किसी कारणवश भाषण नहीं दे सके तो एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन करवा दिया गया। आगे देखते हैं कि इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इस पाठ में अंबेडकर जी ने आखिर बात किस चीज पर की है। तो इस पाठ में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन भी करती है और विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। इस पाठ का मुख्य संदेश यही है कि जाति प्रथा जो है बांटती तो है ही लोगों को,
और लोगों को एक दूसरे के को जो है एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावना पैदा कर देती है लोगों में। आगे है जाति व्यवस्था सामाजिक समानता के विरुद्ध है, यानी कि आप अगर हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो जाति प्रथा उसका विरोध करते हैं। तो इस बारे में कहते हैं अंबेडकर के आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व यानी भाईचारा होना चाहिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए तीनों आवश्यक है। अंबेडकर जी अपना आदर्श समाज का जब बात करते हैं इस पाठ में तो बोलते हैं कि आदर्श समाज में क्या क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए और भ्रातृत्व होना चाहिए। समाज में मानवतावाद एवं सामाजिक सद्भाव स्थापित होना चाहिए। अब इस पाठ का जो मुख्य संदेश है हम लोगों ने देख लिया। इस पाठ को अब हम देखते हैं, समझते हैं, अनुच्छेद दर अनुच्छेद उसका व्याख्या करते चलेंगे, समझते चलेंगे कि इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो लिखते हैं कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि अंबेडकर जी कहते हैं कि अभी के समय में भी हमारे समाज के लिए यह विडंबना की बात है कि आज के समय में भी, यानी जब ये 1936 का बात कर रहे हैं, आज से लगभग 90 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय बात कर रहे हैं कि विडंबना की बात है हमारे देश के लिए कि आज भी समाज में जातिवाद के पोषकों को यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। और उस समय से आज 90 साल बीत जाने के बाद भी हम देखते हैं कि आज भी समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और जातिवाद का पोषक जो हैं वो जातिवाद का समर्थन इस बात पर करते हैं कि जातिवाद जो है वो एक सभ्य समाज जो है वो काम का बंटवारा करने के लिए, काम का बंटवारा जरूरी है एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए कि जिसको जिस तरह का काम आता है उसको उस तरह का काम दे दिया जाए ताकि बेहतर समाज बनाया जा सके। और जातिवाद के पोषक इसके समर्थन में बोलते हैं कि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम का विभाजन का ही एक प्रकार है, यानी काम के बंटवारा करने का ही एक प्रकार है, इसलिए जातिवाद में, जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी क्या कहते हैं इस तर्क के संबंध में? पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। यानी अंबेडकर जी कहते हैं कि पहला आपत्तिजनक बात तो यही हो जाता है जाति प्रथा के संबंध में कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम का ही विभाजन नहीं करता है, काम का ही बंटवारा नहीं करता है, बल्कि काम करने वाले श्रमिकों का भी बंटवारा कर देता है। इसीलिए जाति प्रथा सही नहीं है। यदि जाति प्रथा सिर्फ काम का बंटवारा करता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन काम के बंटवारा के साथ साथ काम करने वालों का भी बंटवारा कर देता है जाति प्रथा, इसलिए ये बात ही आपत्तिजनक है। आगे कहते हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तरह श्रम का विभाजन एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक अंबेडकर भी मानते हैं। कहते हैं कि सभ्य समाज के लिए काम का बंटवारा होना आवश्यक है, लेकिन कोई भी सभ्य समाज काम के बंटवारा के साथ साथ काम करने वालों का बंटवारा कभी नहीं करती है। लेकिन भारत की जाति प्रथा जो है वो काम के बंटवारा के साथ साथ काम करने वाले श्रमिकों का भी बंटवारा कर देती है, इसलिए ये सही नहीं है। आगे कहते हैं भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कह रहे हैं अंबेडकर कि यह जो श्रम का विभाजन है, भारतीय जाति प्रथा जो है वो श्रम का ही विभाजन बस नहीं करती, अस्वाभाविक रूप से सिर्फ श्रमिकों का ही विभाजन नहीं करती है,
बल्कि उनके बीच ऊंच नीच का भावना भी पैदा कर देती है। जो श्रमिक होते हैं उनके बीच ऊंच नीच का भावना पैदा कर देती है, और दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो पहला अनुच्छेद में हम लोगों ने क्या देखा? अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे देश के लिए ये विडंबना की बात है कि आज के समय में भी हमारे देश में जातिवाद को मानने वालों की, जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। और वे लोग इसका समर्थन इस तर्क पर करते हैं कि जाति प्रथा भी काम के बंटवारा का, यानी कि श्रम के विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जाति प्रथा सिर्फ श्रम का विभाजन ना करके श्रमिकों का भी विभाजन करती है, और श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती है, साथ ही साथ उनमें ऊंच नीच की भावना पैदा कर देती है, जो कि विश्व के किसी और देशों में ऐसा नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं दूसरा अनुच्छेद। द्वितीय अनुच्छेद में बोलते हैं अंबेडकर जी, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अंबेडकर जी कहते हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम का विभाजन का एक रूप मान भी लेते हैं तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्वाभाविक विभाजन? क्योंकि ये लोगों की रुचि पर, व्यक्तियों की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने देश या कार्य का चुनाव, अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अंबेडकर कहते हैं कि ये जो जाति प्रथा है अस्वाभाविक विभाजन तो करती है, और यह स्वाभाविक विभाजन इसलिए भी नहीं है क्योंकि यह व्यक्तियों की रुचि पर आधारित नहीं है। अंबेडकर कहते हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। कुशल श्रमिक व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, और समाज का निर्माण करने के लिए हम व्यक्तियों की क्षमता को इस हद तक विकसित करें कि वो अपने कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। लेकिन दूसरी ओर जाति प्रथा का दूषित रूप यह है कि इसमें लोग अपनी रुचि के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे तरह से ही, यानी कि माता पिता जिस जाति से हैं उसी जाति के आधार पर, यानी कि जब बच्चा गर्भ में आता है उसी समय से उसका पेशा तय कर दिया जाता है। वो जिस जाति में जन्म ले रहा है उसी जाति का कार्य करेगा, यानी कि जो बच्चा जिस जाति में जन्म लिया उसके माता पिता जिस जाति के हैं वो बच्चा भी उसी जाति का होगा और वही कार्य करेगा, चाहे वो उसकी रुचि उसमें हो या ना हो। इसीलिए अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा गलत है। जाति प्रथा को गलत मानने का पीछे अंबेडकर का यही तर्क है। आप नीचे बिंदुवार तरीका से इस हर एक अनुच्छेद में जो भी दिया गया है इसको लिख दिया गया है, आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी अगर नोट्स बनाना हो तो आप रोक करके लिख सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आगे क्या कहते हैं कि जो जाति प्रथा है उसका दोष, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, यानी कि दोषपूर्ण तरीके से सिर्फ पहले से ही कार्य का निर्धारण नहीं कर देती है जाति प्रथा, बल्कि उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए आजीवन एक ही पेशा में बांध देती है।
चाहे वो पेशा उसके लिए अनुपयुक्त हो या फिर वह पेशा समाज के हिसाब से या काल के हिसाब से और समय के हिसाब से अपर्याप्त ही क्यों ना हो, वह व्यक्ति वही कार्य करेगा। और जब पेशा अनुपयुक्त हो जाएगा और उस पेशे की मांग कम जाएगी तो उस व्यक्ति के पास भूखों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। कह रहा है क्या कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन यानी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा क्या रह जाता है। सही बात है कि यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति के पास अपना पेशा बदलने का अवसर उसके पास नहीं होगा तो उस व्यक्ति को भूखे मरने के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। आज के समय में उद्योग धंधों का इतना विकास हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेशे हैं, बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो बंद पड़ रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति ऊनी वस्त्र बनाया करता था, जो हाथ से चरखा से काट करके वस्त्र बनाया करता था, क्या आज के समय में चरखे की वस्त्र की मांग है? क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है और उतना महंगा, जब मेहनत ज्यादा तो महंगा बिकेगा और महंगाई के कारण लोग उसको नहीं खरीद करके मशीन से बने हुए कपड़े का उपयोग करेंगे। पहले के जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, क्या आज उस मिट्टी के बर्तन का मांग है? नहीं है। तो उसके पास यदि पेशा बदलने की अनुमति नहीं होगी, उसे अवसर नहीं होगा उसके पास, तो उसके पास भूखे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। इसीलिए अंबेडकर कहते हैं हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बने हुए। यानी अंबेडकर जो है जाति प्रथा को सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से गलत नहीं समझते हैं, बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसको गलत मानते हैं। क्योंकि पेशा बदलने की अनुमति न देकर के वो व्यक्ति का जो आर्थिक विकास है उसको अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही है, जाति प्रथा कर रहा है। तो अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। और कारण क्या बताते हैं कि यदि आज के समय में कार्य को पेशा बदलने की यदि व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी और वो पेशा नहीं बदलेगा और उस पेशे की मांग कम हो जाएगी, उसके काम की मांग कम हो जाएगा, तब क्या होगा कि उस व्यक्ति के पास भूखों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा गलत है। आगे के अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति किसी भी कार्य को रुचि से नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में कि व्यक्ति किसी भी कार्य को अरुचिपूर्ण तरीके से कर रहा है। और जब भी हम किसी कार्य को अरुचिपूर्ण तरीके से करते हैं तो उसमें कुशलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हमें किसी कार्य को करने में यदि मन नहीं लगेगा तो क्या हम उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे? और जब मन से नहीं करेंगे किसी कार्य को तो क्या उसमें कुशलता आ सकती है, उसमें बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है। इसलिए अंबेडकर कह रहे हैं कि गरीबी इतना बड़ा समस्या नहीं है अभी के समय में, उत्पीड़न इतना बड़ा समस्या नहीं। उत्पीड़न और गरीबी का बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पाठ है आजादी से पहले का पाठ है। और आजादी के समय, आजादी से पहले भारत की क्या स्थिति थी आप लोग जानते ही हैं। भारत में गरीबी चरम पर थी, उत्पीड़न चरम पर था। इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि अभी के समय में उत्पीड़न भी उतना समस्या नहीं है,
गरीबी भी उतना बड़ा समस्या नहीं है जितना बड़ा समस्या ये है कि व्यक्ति किसी कार्य को रुचि के साथ नहीं कर रहे हैं, मन के साथ नहीं कर रहे हैं, अरुचिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की आज के समय में। आगे कह रहे हैं ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम न करने के लिए प्रेरित करती है। और जब काम करने का मन ही नहीं होगा, उस काम में रुचि नहीं होगी हमारी, तो हम काम या तो टालते रहेंगे या फिर काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी कि जब काम करने वाला का मन नहीं लगेगा, उसमें उसकी रुचि नहीं होगी, तो उस काम में कुशलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अम्बेडकर कहते हैं, और जब काम बेहतर तरीके से नहीं होगा तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा गलत है, हानिकारक है। आगे कहते हैं कि क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा हानिकारक है। अंतिम, इस पाठ का अंतिम अनुच्छेद है कि अभी तक तो समस्या पर बात कर रहे थे कि जाति प्रथा जो है हमारे लिए एक हानिकारक चीज है, एक समस्या के रूप में है। अब इसके निवारण इसका कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं अंतिम अनुच्छेद में। लिखते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। सही बात है कि जब इतना शिकायत कर रहे हैं जाति प्रथा का अम्बेडकर, तो हम लोग पूछ सकते हैं कि अगर आपके दृष्टि में जाति प्रथा गलत है तो आपकी दृष्टि में फिर आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आप एक आदर्श समाज की कल्पना किस रूप में करते हैं, आप हमें बताएं। तो अम्बेडकर जवाब देते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अथवा भाईचारा। कह रहे हैं कि हमारे आदर्श समाज में समानता होगी, सभी को समान अधिकार होगा, चाहे वो वंचित वर्ग हो, दलित हो, पिछड़ा हो या नारी शक्ति क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। सभी को स्वतंत्रता होगी, वो भी समान रूप से स्वतंत्रता होगी, सब आजादी के साथ जी सकेंगे। और तीसरा ये कहते हैं कि हमारे आदर्श समाज में भ्रातृत्व होगा, भाईचारा होगा। और भाईचारा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, भाईचारा से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति किसी को हो ही नहीं सकती है। कह रहे हैं कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो जरूरी हो। कह रहे हैं कि समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, समाज को इतना लचीला होना चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। कह रहे हैं क्या कि समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी यदि जरूरत का परिवर्तन करना हो, जरूरी परिवर्तन करना हो, जिसकी आवश्यकता है, तो वो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से गतिशीलता के साथ संचरण कर सके, एक छोर से दूसरे छोर तक जा सके। इतनी गतिशीलता समाज में होनी चाहिए। और सबके हितों की रक्षा करने के लिए सभी को सजग और जागरूक होना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए। आगे कहते हैं सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि समाज के हर एक तबका को एक दूसरे से संपर्क करने का साधन मौजूद होना चाहिए। आगे कह रहे हैं तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार दूध पानी एक दूसरे में मिल जाता है, फिर उन दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, वैसे ही
समाज को एक दूसरे के साथ ऐसे हिल मिल जाना चाहिए, ऐसे घुल मिल जाना चाहिए कि किसी को कोई भेदभाव नजर ही ना आए। हमारा आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी चाहिए, सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क के साधन उपलब्ध होने चाहिए। वांछित परिवर्तन जो समाज में है, जो जरूरी का परिवर्तन है, उस परिवर्तन के लिए समाज में लचीलापन और गतिशीलता होनी चाहिए। ऐसा हमारा आदर्श समाज होना चाहिए। आगे कहते हैं कि क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ एक पद्धति नहीं है। यहां लिख रहे हैं ना कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करने की एक रीति है। यानी कि सामूहिक रूप से जो हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, समाज को आगे पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। और कह रहे हैं अंतिम अनुच्छेद में, अंतिम पंक्ति में, इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। और अंत में कहते हैं कि हमारा आदर्श समाज ऐसा होगा जिसमें अपने लोगों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा होगी, सम्मान का भावना होगा। तभी हम एक अच्छे समाज का और आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं, और तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। नहीं तो यदि हम ऊंच नीच का भावना रखेंगे मन में, एक दूसरे से ऊंच नीच का भावना मन में रख करके, तो फिर वैर ही उत्पन्न होगा। इससे आदर्श समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि कितना बेहतरीन पाठ है, इसमें कितना बेहतरीन तरीके से बताया गया है। अब इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हम लोग देखते हैं, और इसके साथ हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है। तो इसका सारांश आप देख सकते हैं। सारांश यहाँ पर बिंदुवार तरीके से लिखा हुआ है। जो भी इस पाठ में बताया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ के आधार पर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अभ्यास प्रश्न जो है उसे देखते हैं। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं बस पूछूंगा, आप लोग बस बताते चलिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? आप लोग स्वयं से बोल सकते हैं अपने मन में, या फिर ऐसे ही अभ्यास कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश में। बाकी जितने ही प्रश्न हैं आप अच्छे से इस प्रश्न को देख लें। मैंने जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को अच्छे से उसका व्याख्या किया है, अच्छे से समझाया है। तो आप इस प्रश्न को बना करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।